गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार बताओ, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है ना? चलिए, आवाज़ सही से आ रही है। ओके, चलिए। आज जो है हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग ख़त्म कर देंगे। मतलब आज हमारा लास्ट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव कंप्लीट हो जाने के बाद ये मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा जो मेन जो पार्ट है वेव ऑन स्ट्रिंग का वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग साउंड वेव स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है? तो स्टैंडिंग वेव क्या होता है, इसके बारे में आपने पहले कभी सुना है क्या? स्टैंडिंग वेव के बारे में कहीं जिक्र सुना है? ओके, चलिए ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है। तो देखिए, स्टैंडिंग वेव कुछ होता नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि दो वेव आके, अगर मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से भी एक वेव आई और यहाँ से भी एक वेव आई, तो इन दोनों वेव का मिलना ही इंटरफेरेंस कहलाता है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद होगा कि एक चार्ज पे ए, अगर मान लो कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो याद कीजिए कि एक ने क्यू F1 फोर्स लगाया, F2 एक दूसरे ने F2 फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स उसमें कितना लगेगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर सम। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। एक ने अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल सी बात है, उस पर नेट फोर्स लगा 3 न्यूटन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, जो कि हम लोगों ने उसके बारे में बात कर लिया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही वो रस्सी का शेप कैसा होगा, क्या होगा, वो सब सारी चीज़ें आपने देखना सीख लिया। उसके अलावा मैं अब आपसे सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव भी आप एक तरीके से समझो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक स्पेशल केस हो जाता है। स्पेशल केस कैसे हो जाता है रस्सी में? अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जब दो वेव होनी चाहिए जिसका कि एम्पलीट्यूड सेम हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो वेव जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, मैंने कंडीशन नहीं ले ली कि दो वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब ओमेगा सेम हो गया। जब दोनों, ऑब्वियस ही बात है, ओमेगा सेम हो गया और दोनों एक ही मीडियम पे आपके जब मिलती है, मतलब जब इंटरफेयर करती है, तो एक नई प्रकार की वेव बना लेती है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। जैसे सपोज करो, ध्यान से सुनना, होता क्या है, मान लो इधर से एक वेव आई और इधर से भी एक वेव आ रही है। सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों की वेलोसिटी की बात की जाए तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर दोनों एक ही मीडियम पे है तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रही, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रही। इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका भी एम्पलीट्यूड a है, इसका ओमेगा सेम है, इसका भी ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मतलब ओमेगा भी सेम हो गया ना। और सिंपल सी बात है, ओमेगा सेम हो गया, v सेम हो गया, तो सिंपल सी बात है k क्या होता है भाई? ओमेगा बाई v, यानी दोनों का k भी सेम। मतलब इन सारी चीजों के बाद अगर जब दो वेव एक पोजीशन पे आके मिलती है तो होता क्या है, कुछ अलग तरह की चीजें हमें ऑब्जर्व होती है। क्या ऑब्जर्व होता है कि भाई कुछ एक वेव का क्या मतलब होता है? एनर्जी का ट्रांसमिशन। वेव जो होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन ये स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि एनर्जी एक जगह ट्रैप हो जाती है, मतलब कुछ एनर्जी ट्रैप हो जाती है। स्टैंडिंग मतलब समझते हो, स्टैंडिंग मतलब रुकी हुई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वेव रुकी हुई है, और रुकी हुई भी होती है, एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता। अगर तुम वेव की बात करो तो वेव में क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसमिशन आगे होता रहता है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, एनर्जी एक जगह ट्रैप हो जाती है, एक फिक्स बाउंड्री होती है, उसके अंदर एनर्जी ट्रैप हो जाती है। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये होता है स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव की कंडीशन याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, ओमेगा सेम होना चाहिए, वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, दोनों अगर एक मीडियम में मिल रही है तो वेलोसिटी भी सेम हो गया। याद कीजिए कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। जैसे कि अगर याद करें वेव ऑन स्ट्रिंग की, तो वेव अगर एक स्ट्रिंग में मिल रही है तो सिंपल सी बात है, उस स्ट्रिंग का टेंशन और म्यू तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना। तो लॉजिकल बात है कि उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी तो के भी सेम। तो जब इस तरीके से मिलती है दो वेव, इतनी सारी चीजें, तो दिखता है मुझे कि वो जो वेव होती है उसका, तो वो रुकी हुई प्रतीत होती है, मतलब एनर्जी एक फिक्स बाउंड्रीज में फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम बेसिकली हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाएंगे। अब जैसे मान लो, अब इसको रस्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लो ये रस्सी का एक एंड है, ये आपने क्या किया कि ये फिक्स मत मानो, मतलब यहाँ पे आपने एक वेव जनरेट करके छोड़ दिया, तो ये वेव गई है ऐसे करके, और इधर से भी आपने उसी इंस्टेंट पे एक वेव जनरेट करके छोड़ा। तो ये दोनों वेव जब आएगी तो सिंपल सी बात है, इनका कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगी, उसके इंटरफेरेंस होगा, उसके बाद कुछ एक पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न बनेगा तो एक चीज हमें दिखती है कि कुछ एक ऐसे पोजीशंस हमें रस्सी में दिखते हैं
वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। तो आवाज सही आ रही होगी। चलिए ठीक है, आवाज सही आ रही होगी। अगर आपको पता होगा कि ये नॉर्मल वेव की बात करूं तो टी इक्वल्स टू टी का एक स्क्रीनशॉट है, मतलब कि एक फोटो है, टी इक्वल्स टू टी पे, तो ये पार्टिकल देखो टी इक्वल्स टू टी नॉट पे अगर तुम देखो ये रस्सी का शेप तो कुछ ऐसी थी रस्सी की शेप, तो दूसरे अगले इंस्टेंट में क्या होगा, यही चीज आगे बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें याद होगा तो ये चीजें तो मैंने आपको बताया था कि मतलब यही वाला जो पार्टिकल है, ओरिजिन वाला जो पार्टिकल, ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ये भी ए ऑक्सीलेशन से ऑक्सीलेट करता है, सारे पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट करता है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता है। स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता है कि ये पार्टिकल पहले यहाँ था तो फिर यहाँ आ जाएगा फिर इस नहीं, स्टैंडिंग वेव में कुछ इस तरह की फिनोमिना नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्टैंडिंग वेव थोड़ा सा अलग होता है, तो इसको समझते हैं। स्टैंडिंग वेव में पहली बात तो ये होती है, कुछ आपको ऐसे फिक्स पॉइंट मिलेंगे जो कि हमेशा रुके हुए रहेंगे, मतलब कि जिसका पोजीशन चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा फिक्स रहेंगे, वो रेस्ट पे। जैसे एक होता है ना कामचोर इंसान हमेशा सोया हुआ रहेगा, उसी तरीके से कुछ एक ऐसे पोजीशंस मिलेंगे आपको जहां पे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, वो हमेशा रुका हुआ रहेगा। उसका उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ जीरो होगा, यानी मतलब ये समझो कि वो पार्टिकल रुका हुआ रहेगा। सभी पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम नहीं करता है, ये बात समझिएगा कि जो नॉर्मल वेव होता है उसमें सभी पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम करता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता। वो जब मैं इक्वेशन अभी लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल वेव और स्टैंडिंग वेव में अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर क्या होता है, दो नॉर्मल वेव को मिलाया, लेकिन कौन से दो नॉर्मल वेव को मिलाया, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, मिलाया कोई एक मीडियम में मिलाया होगा तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो गई, मतलब के भी सेम हो गया। इतने कंडीशन में अगर तुम दोनों वेव को मिलाओगे तो कुछ एक नई प्रकार की वेव का जनरेशन होगा, जिसको हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव में मतलब रुकी हुई टाइप की वेव, एनर्जी एक फिक्स इंटरवल्स में ब्लॉक हो जाती है, मतलब उसके आगे एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग वेव के बारे में, किस तरीके से आपको दिखेगा। मान लो कि अगर आपने इधर से एक इधर से एक नॉर्मल वेव जनरेट किया और इसको इस तरह भेजा रस्सी में, तो मान लेता हूं इसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों लिखा, अगर आपको याद होगा कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाए तो माइनस होता है। अच्छा, ये वाली जो वेव हमने जनरेट किया है इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन इसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स क्यों है, ये आप लोगों को पता होगा। जब ये दोनों मिली तो सिंपल सी बात है, किसी पॉइंट पे मिलेगी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, मतलब जो किसी भी पॉइंट का वाई नेट होगा वो क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट का जो वाई नेट होगा वो क्या होगा। अगर तुम ध्यान से सोचो, किसी भी पॉइंट का वाई नेट होगा, अरे किसी भी पोजीशन का एक्स डिस्टेंस पे जाओ, किसी भी पॉइंट का वाई नेट क्या लिखोगे, इसके कारण कितना वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके कारण कितना वाई का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों को ऐड ही तो कर दोगे ना। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स प्लस के एक्स। बताइए इन दोनों को ए कॉमन ले लो, तो बताइए इसको अगर ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, सोच के बताओ। अब अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये बताओ, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा। मुझे लगता है ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी, यही होगा ना। टू ए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई 2, यही होगा ना, जिसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ओमेगा टी। अच्छा, उसके बाद लिख सकते हो कॉस के एक्स, यही होगा। अच्छा, ये तो मैंने एक सिंपल सा केस लिया। अगर तुम ध्यान से देखो तो वाई नेट, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी जो आ जाएगा वो आपके पास ये मिल जाएगा। लेकिन कब, जब आपने ये वाला इक्वेशन फॉलो किया। अगर आप ये वाला इक्वेशन को फॉलो करते, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि एक्स माइनस ओमेगा टी,
और यहां करते a साइन kx प्लस ओमेगा टी, मान लो ये करते, इसके हिसाब से तो वाई नेट ये आएगा, इसके हिसाब से क्या आएगा ध्यान से देखो, x कोमा टी, जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2a साइन kx कॉस ऑफ ओमेगा टी। मतलब ये डिपेंड करेगा कि स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई तुम्हारा जो नॉर्मल वेव का इक्वेशन है वो क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब लेकिन एक बात सोचो, इससे कुछ हम कंक्लूड कर सकते, ये बात समझ में आ रहा है? एक बार हाँ ना बीच बीच में बोलते रहिए। मैंने वेव का इक्वेशन, ये वाली वेव का इक्वेशन पहले ये माना फिर ये वाला माना, उसके हिसाब से देखो, ध्यान से देखो, तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म में दिखेगी। मतलब एक बात तो फिक्स है, kx का टर्म आएगा उसके साथ साइन या कॉस रहेगा, उसी तरीके से ओमेगा का टर्म आएगा, ओमेगा टी का फॉर्म आएगा, उसमें भी साइन या कॉस का टर्म आएगा। ये बात आपको दिख रहा है? ओमेगा टी और kx तो आ रहा है, लेकिन उसमें चेंज क्या हो रहा है, साइन हो जाएगा या, अच्छा मैंने यहाँ पे फाई नहीं लिया है, या हो सकता था यहाँ फाई 1 हो जाता, यहाँ फाई 2 हो जाता, तो उसके हिसाब से भी चेंजेज आना चालू हो जाते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये आपका स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन इस रूप में तो आपको दिखेगा कि 2 टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड, साइन या कॉस का फंक्शन ओमेगा टी, साइन या कॉस का फंक्शन kx। समझ रहे हो मेरी बात को? साइन, क्योंकि साइन और कॉस को एक दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। अब जैसे थोड़ा सा इस वाले को थोड़ा सा हम लोग फॉलो करते देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन मेरे पास आया x, t इज इक्वल्स टू 2a कॉस ले लेगी साइन ले ले, चलो साइन ही ले लेते, साइन से समझना ज्यादा आसान रहेगा, साइन kx कॉस ओमेगा टी। मान लो हम लोगों ने ये ले लिया, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये ले ली। तो बात समझना, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, ध्यान से देखो। इसको मैंने लिखा 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। बोलोगे सारे क्या तुमने अलग लिखा, बात ये लिखा। अब ध्यान से देखो ये क्या दे रखा, अगर तुम ध्यान से देखो, रस्सी में जो कोई एक जो नई प्रकार की वेव बनी, कुछ इस तरह का। अगर मान लो, मुझे क्या लग रहा है, ध्यान से सुनना, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि हमेशा रुके हुए होंगे। मुझे लगता है ये क्वांटिटी साइन kx जब जीरो होगा, साइन kx की वैल्यू जब जीरो होगी, तब तक टाइम कुछ भी हो, मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, साइन kx जब आपका जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ एक ऐसे लोकेशंस होंगे x की कुछ वैल्यू के लिए ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। जीरो किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा। मेरा मतलब ये है कि रस्सी के कुछ पोजीशंस ऐसे होंगे जो हर एक टाइम पे रुके हुए होंगे। वो कौन से पोजीशंस होंगे? जहां पे आपका साइन kx जीरो हो रहा होगा, वो पोजीशन किसी भी टाइम पे रुका हुआ रहेगा। तो मतलब kx इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से ध्यान से देखिए तो आपको क्या पता चलेगा, kx की वैल्यू क्या आ जाएगी। ध्यान से देखिए, kx की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, kx की वैल्यू आप आराम से लिख सकते हो n पाई। अगर आपको याद होगा साइन जीरो कब होता है, साइन थीटा जीरो कब होता है, n पाई पे होता है भाई, इतना तो याद ही होगा, n पाई। अच्छा, n पाई पे जीरो होता है। तो k की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x इज इक्वल्स टू n पाई। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू, अगर तुम ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल, n लैम्डा बाई 2 वो पोजीशंस होंगी जहां पे हमेशा वो x इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2 वो पोजीशंस होगी। जैसे x की वैल्यू हम बोल सकते हैं 0 पे, लैम्डा बाई 2 पे, 3 लैम्डा बाई 2 सॉरी, उसके बाद लैम्डा पे 0 पुट किया n की वैल्यू, फिर 1 पुट किया, फिर लैम्डा हो जाएगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पे आपका जो पार्टिकल्स होगा उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे जीरो हो रहा होगा। भैया तुम ये सब पुट करके देख लो ना, x की वैल्यू, उस x की वैल्यू पर हमेशा कोई भी ये टर्म रहे, लेकिन ये टर्म जीरो हो गया तो सिंपल सी बात है कि वो पोजीशंस हमेशा रुका हुआ रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही? मतलब इस रस्सी का जो पोजीशन है x इज इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल्स टू लैम्डा,
एक्स सॉरी लैम्डा बाई टू, एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा, एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू। ये वो पोजीशंस है जो हर एक टाइम टी जो 5 सेकंड में जाके देखो या 10वें सेकंड में जाके देखो या 12वें सेकंड में जाके देखो, ये पोजीशंस हमेशा रुका हुआ रहेगा। इस ये जो पॉइंट्स है ना रस्सी का, ये पोजीशंस हमेशा रुका हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो ये पोजीशंस हमेशा रुके हुए रहेंगे। इसी पोजीशंस को बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को पोजीशन बोलते हैं नोड। तो एक बात मुझे पता चली कि इक्वेशन कुछ भी रहे, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन कुछ भी रहे, जिस वाले टर्म में x हो उसको 0 के इक्वेट कराइए, उससे आपके नोड्स की पोजीशन पता चल जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? जो पोजीशन हर एक टाइम पे रुका हुआ रहे, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नोड्स। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये आपको थोड़ा सा एसएचएम के इक्वेशन की तरह लगेगा कि देखो x की वैल्यू को चेंज करते जाओ। अगर तुम्हें याद होगा कि नॉर्मल वेव इक्वेशन में x की वैल्यू को चेंज करते जाते थे, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, 3 मीटर ले लो, तो हमारे पास उस पार्टिकल का, उस x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पे जो प्रेजेंट पार्टिकल था, उस पार्टिकल का एसएचएम आ जाता था। लेकिन उसका जो फेज कांस्टेंट है वो अलग आता था, हर एक पार्टिकल का फेज कांस्टेंट अलग आता था। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज प्रकार की चीजें पता चली कि x की पोजीशंस को चेंज करते जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि इस टर्म को आज एज एम्पलीट्यूड आप मान लीजिए, इस टर्म को आप एम्पलीट्यूड के तरह मान लीजिए। बोलेगा सर साइन कॉस ओमेगा टी हम कहाँ देखे एसएचएम का इक्वेशन? अब कई लोग बोलेंगे कि सर एसएचएम का इक्वेशन तो ऐसे होता है ना, ए साइन ओमेगा टी। अबे पागल हो गया क्या? कॉस भी लिख सकते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है इस स्टैंडिंग वेव में आपको ऐसे दिखता है कि एक्स की पोजीशन चेंज करते जाओ तो आपको दिखेगा कि हर एक पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा है, एक्स की पोजीशन को चेंज करो। जैसे मैं बोलूं कि अगर ये वाला इक्वेशन लेते हो y इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा टी। अब मान लो x इज इक्वल्स टू x नॉट पे गए तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2a sin kx नॉट cos ओमेगा टी। वो x इज इक्वल्स टू चले गए, मान लो सपोज करो कि x1 पे चले गए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a sin kx1 cos ओमेगा टी। मतलब जैसे ही आप x को फिक्स कर देते हो, मतलब x को फिक्स कर दो तो आपको आपको ये चीज तो दिख रहा है कि हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, आना भी चाहिए, ये चीज आना भी चाहिए। आप एडिशन ऑफ 2 एसएचएम में याद होगा आपको, जब मैंने एडिशन ऑफ 2 एसएचएम आपको पढ़ाया था, दो पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, उन दोनों का एडिशन होगा अगर, तो उसका रिजल्टेंट मोशन भी एसएचएम होगा। तो उस हिसाब से देखो, एक इधर से वेव आ रही है और एक इधर से वेव आ रही है, तो वेव का क्या मतलब है? हर एक पार्टिकल इसका एसएचएम कर रहा है और इधर इसका भी हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इसके हिसाब से भी। तो एक पॉइंट पे जब आके जब दोनों वेव मिलेगी तो उस पार्टिकल को 2 एसएचएम मिल गया, एक तो इधर वाली वेव के कारण, एक तो इधर वाली वेव के कारण, और दोनों का रिजल्टेंट मोशन भी एसएचएम होगा। तो वो यहाँ से पता भी चल रहा है कि हाँ भैया दोनों का रिजल्टेंट मोशन एसएचएम ही होगा। लेकिन ये अलग प्रकार का एसएचएम है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग वेव में क्या देखते थे, हर एक पार्टिकल का जो एसएचएम होता था उसका एम्पलीट्यूड सेम होता था, फ्रीक्वेंसी सेम होता था और आपको दिखता था, लेकिन फेज कांस्टेंट सभी पार्टिकल का अलग अलग होता था। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप देखिए कि आप पोजीशंस चेंज कर रहे हो तो हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो पोजीशंस के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो आप इसका एम्पलीट्यूड को ये मान लो, इसका एम्पलीट्यूड ये है, मतलब हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन फेज जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ जो पार्टिकल्स है उनका फेज सेम है। ये बात आपको दिख रही होगी कि अरे हाँ ना बोल दिया करो भाई, समझ में आ रहा है कि स्टैंडिंग वेव में होता क्या है कि हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है, सभी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं। देखो अगर तुम ये x इज इक्वल्स टू x नॉट वाला जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका फेज कांस्टेंट कितना है? ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो देखिए दोनों एम्पलीट्यूड अलग अलग आपको दिख रहा है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम दिख रहा है। क्या दोनों सेम फेज में दिख रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम फेज में दिख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरा यही कहने का मतलब है कि सभी सेम फेज में आपको दिख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सभी पार्टिकल आपको एक ही फेज में दिख रहे होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये होता है आपका स्टैंडिंग वेव। इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं, इन शॉर्ट मैं अगर ये बोलूं कि
जो आपका एसएचएम का इक्वेशन होता है, एसएचएम के हिसाब से इसको सोच सकते हो। तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगे तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। इसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छा लगे एक बार इसमें नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ एक ऐसे पोजीशंस होंगे जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। अगर तुम ध्यान से देखो कि कुछ एक ऐसे पोजीशंस होंगे जो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे पोजीशंस होंगे रस्सी में जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। जिसका सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब वहां पे साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो रही होगी। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ साइन के एक्स जहां पे मैक्सिमम होगा उस पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उस पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यानी साइन के एक्स को 1 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, के एक्स इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। अगर आपको याद हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, 1 या -1 जो भी बोल दीजिए, तो इस चीज को आप कर सकते हो। या तो +1 हो जाए या तो -1 हो जाए, बात एक ही है। +1 हो जाए या -1 हो जाए, बात एक ही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मीन पोजीशन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप बोल सकते हो x की जो वैल्यू होगी, अगर तुम x को बोलो तो ये लिख सकते हो 2π/λ इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n +-1 भी कर सकते थे, +1 ही कर दिया, ये हो गया λ/2। तो इस पोजीशंस पे जो भी रस्सी का पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी आप बोल सकते हो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। या आप इस तरीके से बोल सकते हो जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो वो होता है एंटी नोड। क्या होता है बेटा, एंटी नोड। एंटी नोड क्या होता है कि वो पार्टिकल जिसका कि एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो, क्योंकि देखो ध्यान से देखो तो हर एक पार्टिकल का स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहा है। अगर जीरो कैसे होगा, गधे हो क्या, ये बार बार तो बोल रहा हूँ, तब से 2-3 बार बता रहा हूँ कि अगर साइन के एक्स जीरो हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, टाइम कोई भी ले लो ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, टी, सिंपल सी बात है। जीरो कैसे होगा, गधा गई का। तो मैं वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एक ऐसे पोजीशंस होंगे जहां पे साइन के एक्स मैक्सिमम हो जाए तो उस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड हो यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो मैक्सिमम हो जाएगा। यही तो बात मेरे हिसाब से बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो जिस पार्टिकल का, रस्सी का वो पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम सबसे कम रहे या जीरो रहे उसको नोड बोलते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं एंटी नोड क्या होता है, वो पार्टिकल रस्सी का जिसका एम्पलीट्यूड बोल लो या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बोल लो सबसे ज्यादा होता है, उसको हम लोग एंटी नोड बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो दो चीजें होती है, नोड और एंटी नोड। क्या होती है बेटा, नोड और एंटी नोड, ये दो पोजीशंस होते हैं किसी भी रस्सी में। तो अगर हम बात करें एक जनरल स्टैंडिंग वेव इक्वेशन का तो वो इस फॉर्म में होगा, 2a, कुछ भी लिख लो, साइन के रूप में लिखना चाहते हो तो साइन के रूप में लिख लो, kx प्लस φ1, इधर भी लिख लो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ2। एक जनरल जो आपका होता है, यहां पे भी आप साइन या कॉस लिख लो, यहां पे भी साइन या कॉस लिख लो, तो आपका एक जनरल स्टैंडिंग वेव इक्वेशन जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा, φ1 और φ2 क्यों लिखा है, कुछ लॉजिकली सोचना कि जो पहले हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव जो नॉर्मल वेव इक्वेशन लिखा है, नॉर्मल वेव का इक्वेशन जो लिखा है कहाँ गया, यहाँ, ये हमने लिखा ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या वेव का इक्वेशन कोई जरूरी नहीं है कि कोई हो तो सकता था ऐसे भी ना, ध्यान से देखो, ऐसे भी तो हो सकता था प्लस ऑफ φ1 और यहाँ पे भी प्लस ऑफ φ2 आ जाता। सपोज करो कि यहाँ पे भी आ जाता प्लस ऑफ φ2,
तो तुम क्या करते? तब ऐसा थोड़ा ना आपको दिखता, प्लस यहाँ पे भी कुछ दिखता, प्लस यहाँ पे भी कुछ दिखता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरा यही कहने का मतलब है कि एक जनरल जो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2a साइन ऑफ कॉस 5x, यहाँ पे भी साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी ले लो, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, तो मैं जनरली इस तरीके से बोल सकता हूँ कि एक स्टैंडिंग वेव इक्वेशन इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास दो चीजें होती है। मुझे एक बात तो पता चल गई कि स्टैंडिंग वेव नॉर्मल वेव से अलग है, उसमें हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूनिट पोजिशंस होता है, कुछ एक ऐसे पोजिशंस आते हैं जो कि हमेशा टाइम के साथ रुके रहते हैं, कुछ एक ऐसे पोजिशंस आते हैं जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, और हर एक पार्टिकल एसएचएम तो करता है लेकिन सभी का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। ठीक है, एक्स के पोजिशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको नोड की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, किसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो साइन के एक्स प्लस फाइव के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, नोड की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो के एक्स के साथ कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर दीजिए। इसकी वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू होगी इसको 0 के बराबर कर दीजिए। मतलब यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन के एक्स प्लस 5 इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। इससे जो x आएगा ऑब्वियस ही बात है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो n पाई। क्या लिखोगे बेटा, n पाई, लेकिन 5 उधर माइनस होगा, फिर k से डिवाइड करोगे, इससे जो x आएगा वो किसकी पोजीशंस आपको बताएगा, नोड का। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कोई इक्वेशन दिया रहे स्टैंडिंग वेव का, अगर आपको बताना है कि नोड्स कहां कहां प्रेजेंट होगा, तो सबसे अच्छा तरीका है इस वाले जो के एक्स प्लस 5 या जो भी है उससे जो एसोसिएटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू को 0 के बराबर कीजिए, क्योंकि नोड वह पोजीशन होता है बेटा जो कि टाइम के साथ हमेशा रुका हुआ। अगर ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, टाइम आप कुछ भी ले लो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, एंटी नोड के लिए क्या करेंगे, एंटी नोड के लिए हम क्या करेंगे, एंटी नोड के लिए क्या करेंगे, एंटी नोड के लिए हम लोग करेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करेंगे मतलब इसके साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको +1 या -1 कर लो। मतलब आप ये बोल सकते हो साइन ऑफ के एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू +/-1। इससे जो आपकी एक्स की लोकेशन आएगी वो आपका एंटी नोड की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, एक नॉर्मल स्टैंडिंग वेव बनाओ तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपको जो नॉर्मल हमने पहले बनाया था, एक नॉर्मल स्टैंडिंग वेव कुछ आपको ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये पोजीशंस है जो हमेशा रुकी हुई रहती है। ये पोजीशन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं नोड, मतलब जो हमेशा हर टाइम रुका हुआ रहेगा। और ये पोजीशन जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, इसका मीन पोजीशन कौन होगा? अरे भैया ये रस्सी की जो इनिशियल कंडीशन है ये सभी आपका मीन पोजीशन ही हो गया ना, ये सब हो गए एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक नोड से दूसरे एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4 और दो नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। तो λ/2 इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड से नोड टू नोड अगर तुम सोचो, और λ/4 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन नोड टू एंटी नोड। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये मैंने कॉन्जिगेटिव नोड्स और एंटी नोड की बात की थी। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला नोड लोगे और ये वाला नोड लोगे तो सिंपल सी बात है इसके बीच की डिस्टेंस तो ये देखो लैम्डा इस तरीके से हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नोड टू नोड के बीच की डिस्टेंस, कॉन्जुगेटिव नोड्स टू नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। नोड टू एंटी नोड की दो कंजुगेटिव नोड टू एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, अच्छा एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दो λ/2 ही होती है। एंटी नोड टू एंटी नोड की दो एंटी नोड
कॉन्जुगेटिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस भी λ/2 ही होती है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आया। एसएचएम क्या होता है, ये क्या होता है, स्टैंडिंग वेव क्या होता है। अगर अब तुम ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से आप एक तरीके से देखो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ये बोलो कि ये इस तरह का फॉर्म बन रहा है। अब जो आपका एक पल्स बना, अगर तुम ध्यान से देखो ये असल में होता क्या, पहले ऐसे एक साथ सब ऐसे आएगा, फिर एक साथ ऐसे आएगा, ऐसे 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 करेगा, फिर ऑब्वियस सी बात है अगर ये मीन पोजीशन पे, तो ये क्या होगा, सभी एक साथ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे, सभी फिर अपने एक साथ अपने मीन पोजीशन पे आएंगे, फिर क्या होगा, सभी अपने साथ नीचे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे, फिर मीन पोजीशन पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये वेव ऐसे 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 चलती रहती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो एनर्जी का ट्रांसमिशन इस वाले मतलब एक तरीके से इस वाले से इस वाले में नहीं होगा, इस वाले से इस वाले में नहीं होगा, इस वाले से इस वाले में नहीं होगा। एनर्जी का ट्रांसमिशन इसी के अंदर होगा। एक्चुअली में एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है वो नोड से एंटी नोड की ओर होता है। नोड समझ रहे हो, दो नोड के बीच में भी नहीं होता, नोड से एंटी नोड के बीच में ही होता है। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज जरूर लिख लेना कि दिस विल डिसाइड द, ये आपको नोड और एंटी नोड की पोजीशंस बताएगा। और अच्छा एक बात तो समझ में आया, नोड और एंटी नोड की पोजीशन बचेगा। ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि t=0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था। ये वाला जो टर्म है ये आपको क्या बताता है, एसएचएम का इक्वेशन अगर आपको दिया रहा है तो t=0 पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि t=0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, y=2a sin of kx plus π/3, ठीक है, sin of ओमेगा t प्लस π/4। तो आपको बताना है at t=0 what will be the shape of at t=0 shape of rope, रस्सी का शेप किस तरीके से होगा, एंड लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। आपको पहले तो ये बताना है कि t=0 पे रस्सी का शेप क्या होगा और नोड और एंटी नोड की पोजीशंस क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। चलिए कीजिए। तो मैंने क्या बोला, नोड के कैलकुलेशन के लिए ये जो kx के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको 0 के बराबर करवा दीजिए। मतलब साइन का फंक्शन दे रखा है तो साइन ऑफ kx प्लस π/3 को 0 के बराबर करवा दीजिए। तो यानी kx प्लस π/3 = nπ। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k को लिख सकता हूँ 2π/λ इंटू x = ध्यान से देखिए nπ माइनस π/3। अब इसको 2π/λ से डिवाइड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा x = n/2 इंटू लैम्डा माइनस ऑफ λ/6। यही आ जाएगा ना, माइनस ऑफ λ/6। माइनस ऑफ λ/6। तो यहाँ से देख लो, अगर तुमको नोड की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो भाई कुछ नहीं है। अगर तुम देखो पहला नोड जो होगा n = 0 पे होगा, n = 0 मतलब कि x = -λ/6 पे इसका पहला नोड होगा। अगर एक नोड की पोजीशन आपको पता चल जाए तो उसमें आप π/2 ऐड कर दीजिए, λ/2 ऐड कर दीजिए तो आपको दूसरे नोड की पोजीशन पता चल जाएगी।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहला नोड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू, नोड कहाँ कहाँ होगा, माइनस पाई बाई सिक्स कॉमा और माइनस पाई बाई सिक्स प्लस लैम्डा बाई टू। ध्यान से देखिए, फिर हम लिख सकते हैं माइनस लैम्डा बाई सिक्स प्लस लैम्डा, क्योंकि दो नोड की बीच की डिस्टेंस जो होती है लैम्डा बाई टू। तो एक नोड पता चल चुका है तो सिंपल सी बात है, उसमें लैम्डा बाई टू ऐड कर दोगे तो दूसरा नोड पता का लोकेशन पता चल जाएगा, फिर उसमें लैम्डा ऐड कर दोगे तो फिर तीसरा नोड का लोकेशन पता चल जाएगा, फिर तीसरा वाला जो मिला फिर उसमें लैम्डा बाई टू ऐड करते चल जाइए तो आपको अगले नोड की पोजीशन पता चल जाएगी। तो नोड के लिए तो हम लोगों ने बेटा ऐसा कर लिया। मेरा तो ये कहना है कि बेटा तुम नोड निकाल लो, बाकी सारी चीजें आपको निकल जाएंगी। किस चीज से? इससे आपको सारी लोकेशंस पता चल जाएंगी। कैसे पता चल जाएंगी? आपको याद कीजिए, मैंने एक बात बताई थी। क्या बताया था? कि दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाई टू, कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस। और नोड टू एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर होता है, और एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होती है। कॉन्सिक्यूटिव्स की बात किया हूं मैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो, एक नोड की पोजीशन पता चल गई तो क्या आप उससे एंटी नोड निकाल सकते हो, अगला वाला एंटी नोड कहाँ आएगा, उसके बाद उससे दूसरा नोड कहाँ पे आएगा, ये सब सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। मतलब ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि नोड का पोजीशन एंटी नोड कहाँ पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको उसको जीरो के बराबर नहीं करना है। एंटी नोड का जो पोजीशन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाई सिक्स प्लस लैम्डा बाई फोर। तो आपको यहाँ पे नोड की पोजीशन, एंटी नोड की पोजीशन पता चल गई। अच्छा, अब अगर मैं इसका ग्राफ बना, मतलब मुझे एंटी नोड का पोजीशन पता चल गया। अब ये पता चल चुका है, पहला एंटी नोड का पोजीशन पता चल चुका, उसी में लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू ऐड करते चले जाओ तो अब मुझे एंटी नोड की पोजीशन पता चलती चल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बताइए, समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही मैं बोलते जा रहा हूँ? तुम्हारा मतलब ऐसे भी तो तुम्हें कोई मतलब तो बनता नहीं आजकल, क्योंकि क्लास में तो प्रेजेंट पहले 30 35 40 बच्चे प्रेजेंट रहते थे कम से कम, और अब घट के कहाँ आ चुकी है, 8। तो बाद में फिर गड़िया होगी कि साला क्या पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया। ये बात तो सोचते नहीं हो कि हमारी भी गलती रही थी, क्योंकि इंसान क्या होता है कि अपनी गलतियां दूसरे पे थोपता है, वही बात है। ठीक है, चलिए, ये आप नोड और एंटी नोड आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। मैं तो इसलिए बोलता हूँ नोड निकाल लिया कीजिए, एक नोड निकाल लिया कीजिए, उससे आप सारी चीजें निकाल लोगे। बीच बीच में हाँ, नेचर में भी एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा, आप लोग पढ़े हो गए आई थिंक। बोर्ड का जो प्रिंसिपल था, अगर आपको याद हो, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल है नेचर में। ऑब्वियस सी बात है, जो आप लोग मोनो एटॉमिक वाला, जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो पढ़ते हो, जिसमें बोर्ड का जो आप लोग ये पढ़ते हो कि ए सिंगल ऑर्बिट करता है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करता है, तो उसने क्या बताया था कि एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है, क्योंकि जो वो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर देता है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, है ना। तो चलिए, यहाँ से आपको तो ये पता चला, लेकिन अब एक बात बताइए, इसको हम कैसे करें। तो ध्यान से देखिए, इसका आप इसका जो ये बनाने की कोशिश करोगे, इसका जो ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे वो कुछ ऐसा होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो नोड का पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से, जीरो से, यहाँ से लैम्डा बाई माइनस लैम्डा बाई सिक्स। अब देखो यहाँ से, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये माइनस लैम्डा बाई सिक्स पे है तो मुझे लगता है कि ये आपका हो जाएगा 5 लैम्डा बाई सिक्स पे, यहाँ से 5 लैम्डा बाई सिक्स। मतलब अगर तुम देखो ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लैम्डा, यहाँ से पूरा लैम्डा बाई टू पे दूसरा एंटी नोड हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो। सर आप एमटेक क्यों कर रहे हो, क्या फ़ायदा होता है एमटेक का, बता दीजिए थोड़ा सा। बेटा ये चीज़ आप बाद में मेरे से पर्सनली पूछ लेना, यहाँ बताने का कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ क्लास चल रही है। प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये होता है, यहाँ से आप देख लीजिए, अरे आई थिंक यही आएगा ना। अगर ये माइनस लैम्डा बाई सिक्स पे तो इधर आएगा। यहाँ से अगर आप तुम ध्यान से देखो, ये आपका पोजिशन है माइनस लैम्डा बाई सिक्स कोमा जीरो, इसमें प्लस लैम्डा बाई सिक्स प्लस लैम्डा बाई टू डाल दो तो आपको पता चल जाएगा ना यहाँ की पोजीशन। तो प्लस लैम्डा बाई टू जोड़ोगे तो लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई सिक्स, दिस इज व्हाट, तो ये हो जाएगा 6।
ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा λ/3 पे, तो ये हो जाएगा λ/3 पे। इसी तरीके से फिर λ/2 जोड़ो, इस तरीके से पोजीशंस आपको पता चल जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया वेव, कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, मतलब x = 0 पे अब आपका x = 0 पे अब आपका नोड नहीं होगा, x = 0 पे नोड नहीं होगा, लेकिन यहां से होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो λ जो आपको नोड एंटी नोड का पोजीशन मिला उसमें λ/2 ऐड कर दीजिए दूसरा नोड, फिर यहाँ से λ/2 और ऐड कर दीजिए, तो फिर आपको तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपको नोड मिलता चल जाएगा। अच्छा, इसमें आप λ/4 ऐड कर दीजिए तो एंटी नोड का पोजीशन पता चल जाएगा, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, t = 0 पे अगर तुम ध्यान से देखो कि t = 0 अगर इस इक्वेशन में पुट करो, t = 0 पुट करो, तो तुम्हें एक बात दिखेगी, ध्यान से देखोगे कि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या दिखेगा, 2a sin of kx + π/3 इंटू साइन ऑफ π/2। मतलब t = 0 पे जो सारा पार्टिकल था ना, अगर आपको याद होगा एसएचएम का इक्वेशन, s = y = a sin ωt + phi अगर होता था, तो t = 0 पुट करो ना, तो आपको ये पता चलता था t = 0 पे पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से कहाँ पे, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये आपको उस बात से पता चलता था। तो ये जो पार्टिकल, ये वाला जो पार्ट है ना स्टैंडिंग वेव का, ये आपको ये बताता है कि t = 0 पे पार्टिकल कहाँ था, मेन पोजीशन से कितना ऊपर था, नीचे की ओर आ रहा था या ऊपर की ओर आ रहा था। ये ऑलरेडी मैंने एसएचएम में आप लोगों को कवर करवा रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है कि t = 0 पे आप पार्टिकल का पोजीशन को देख लीजिए। अगर पार्टिकल का पोजीशन आपको दिख रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन ऊपर है, इसलिए देख लीजिए कि मैंने t = 0 की बात की, तो t = 0 पे जो आपका पार्टिकल है वो ऊपर दिखेगा, क्योंकि y = पॉजिटिव आ जाएगा। अगर t = 0 पुट करो और x = अगर आप ये पुट कर दीजिए, ध्यान से देखिए, x = 0 पुट कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ओरिजिन का पार्टिकल कितने दूरी पे था, t = 0 पे। तो t = 0 पे हम लोग ग्राफ इसका बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी जेईई मेंस में बहुत कम आता है, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ज्यादा आता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक स्टैंडिंग वेव इस तरीके से आपको दिख रही है, ध्यान से सुनिएगा, एक स्टैंडिंग वेव इस तरीके से आपको दिख रही है। This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F। एक बात बताइए, आपको बताना है कौन कौन से ऐसे पार्टिकल होंगे, ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे जो सेम फेज में, समझिएगा, कौन कौन सा जो पार्टिकल जो है, रस्सी का जो पॉइंट है वो सेम फेज में होगा। सेम फेज का मतलब आप लोगों को आइडिया होगा। तो मुझे लगता है ये जो पूरा एक जो पल्स बन रहा है, इस पूरे में जितने भी पार्टिकल हैं वो सभी सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, ये सभी सेम फेज में होंगे। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक पल्स बना, इसमें प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी सेम फेज में होंगे। फेज सेम होने का क्या मतलब है कि t = 0 पे सभी एक साथ एसएचएम स्टार्ट किया। तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्टिकल कैसे एसएचएम कर, सभी अपने मेन पोजीशंस पे थे, सभी एक साथ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, सभी एक साथ फिर मेन पोजीशन पे आए, सभी एक साथ अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, फिर सभी एक साथ मेन पोजीशन पे आए। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सबका एम्पलीट्यूड क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि t = 0 पे कौन कहाँ पे था। इस बात पे ही तो आपका किस क्या डिपेंड करता था, फेज डिपेंड करता था। तो ये सभी अपने t = अगर एक साथ सभी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं, सभी एक साथ अपने, अगर तुम एक ध्यान से देखो ना, यहाँ के पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है इतना है, यहाँ के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्टिकल्स है ये सभी एक सेम फेज में। क्या ये वाले पार्टिकल और ये वाला जो लूप का जो एक पार्टिकल है, क्या दोनों सेम फेज में होंगे? नहीं, दोनों सेम फेज में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि देखो, जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो वो उस समय ऊपर की ओर थोड़ा जा रहा था, ये नीचे की ओर जा रहा था। तो एडजेसेंट लूप के बीच में जो फेज का डिफरेंस होता है ना, फेज डिफरेंस होता है वो पाई का होता है, बात याद रखिएगा। फिर ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल जो है वो सभी सेम फेज में होंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ पे था और ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था तो वो इस समय नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। तो एसएचएम में क्या होता है, सभी अगर एक साथ मेन पोजीशन पे रहे, t = 0 पे पार्टिकल कहाँ था, मेन पोजीशन से ऊपर था, नीचे था, इस बात पे फेज डिपेंड करता है।
तो देखो t इक्वल्स टू 0 पे सभी पार्टिकल ऊपर की ओर जाना चाह रहा था और सभी अपने मेन पोजीशन पे था, मतलब सभी का फेज सेम है। लेकिन इस कंडीशन में देखो t इक्वल्स टू 0 पे सभी पार्टिकल यहीं पे तो था, लेकिन वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। इसके और इसके फेज में कितना का डिफरेंस आ गया, पाई का डिफरेंस आ गया। तो मतलब एडजेसेंट रूप के बीच में फेज का डिफरेंस पाई होता है, और जो दो और जो यहाँ का और यहाँ के लूप के बीच में ऑब्वियस सी बात है, तुम बोलोगे फेज का डिफरेंस 2 पाई होगा, लेकिन आप नॉर्मली बोल सकते हो कि ये दोनों सेम ही फेज में होगा। 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब एक ही बात होगी, क्योंकि 2 पाई के बाद जो है 2 पाई के बाद जो है वो आपका क्या बोलते हैं कि पार्टिकल साइन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, और 2 पाई के बाद वही चीजें रिपीट होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये और ये जो है सेम फेज में होगा। ABC और FGH ये सभी एक ही फेज में होगा, और ABCD और ये DEFGH मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, एक लूप के में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी एक फेज में होंगे। इसी तरीके से आप बोल सकते हो इस लूप में प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी एक फेज में होंगे। लेकिन फिर अगर यहाँ से यहाँ तक की बात कीजिए, ये भी सभी एक ही फेज में तो होंगे, लेकिन ये इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई, लेकिन लॉजिकली बोल सकते हो सेम फेज में होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको दिमाग में रहनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है ना, वो नोड्स इस लूप से इस लूप में नहीं होगा। वो मैंने क्यों बोला था, अगर तुम ध्यान से सोचो, इसका किसी भी टाइम पे, इस पॉइंट का किसी भी टाइम पे, ये नोड है, तो नोड के थ्रू एनर्जी का ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता। खुद सोचना, ये पार्टिकल t 10वें सेकंड में भी रुका हुआ था, 15वें सेकंड में भी रुका हुआ था, तो भैया एक बात बताओ, इसका तो एनर्जी कांस्टेंट होगा, ये रुका हुआ, तो इसका मतलब क्या, इसका एनर्जी तो कांस्टेंट हो गया। तो हर एक टाइम पे अगर इसका एनर्जी कांस्टेंट हो गया, इसके इधर वाले पार्टिकल्स का एनर्जी चेंज हो रहा है, इधर वाले पार्टिकल्स का एनर्जी चेंज हो रहा है, लेकिन इसका एनर्जी कांस्टेंट है, तभी तो ये रुका हुआ है। अगर इसका एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ना तो किसी ने इसको एनर्जी दी है, ना तो इससे किसी ने एनर्जी नहीं ली है। इसका मतलब इधर से इस तरफ एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। मतलब एक लूप से दूसरे लूप के बीच में एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि असल में स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक लूप से दूसरे लूप में एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीजें हो गई कि ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा ये भी समझ सकते हो कि नोड से एंटी नोड की ओर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन एंटी नोड के बियॉन्ड नहीं होता। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, ये नोड है, ये आपका एंटी नोड है, और ये नोड, ठीक है। अगर तुम इस पोजीशन पे देखो, यहां का तो टोटल एनर्जी 0, इसका टोटल एनर्जी 0, हमेशा हर पॉइंट पे इसका टोटल एनर्जी 0, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक टाइम पे इसका टोटल एनर्जी 0। क्योंकि अगर तुम इसका पावर की बात करो तो पावर क्या हो जाएगा, एफ डॉट बी। इसका भी पावर क्या हो जाएगा, एफ डॉट बी। पावर क्या हो जाएगा, इसका भी एफ डॉट बी। लेकिन इसका वेलोसिटी ही 0, हर एक इंस्टेंट पे 0, तो मतलब इसका पावर 0, इसका भी पावर 0। लेकिन अगर इसका तुम ध्यान से देखो, टेंशन इस तरफ, अगर तुम ध्यान से देखो, रस्सी कहीं किसी भी शेप में आ जाए, रस्सी चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे ऐसे करके आए, किसी भी तरीके से रस्सी का शेप बन जाए, हर एक पॉइंट पे टेंशन इस तरफ लगेगा। ध्यान से देखना, टेंशन इस तरफ लगेगा, लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगेगी। तो अगर यहाँ पे देखो पावर लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ डॉट भी। तो वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर के, सॉरी टेंशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो पावर हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ का पावर 0 और यहाँ का भी पावर 0, मतलब इसके बियॉन्ड एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसलिए आपको एक लूप में भी आपको पता होना चाहिए, एक लूप में नोड टू एंटी नोड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, फिर एंटी नोड से नोड की ओर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। इसी तरीके से एंटी नोड से नोड की ओर एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, और नोड से एंटी नोड की ओर एनर्जी का ट्रांसमिशन। हर एक मोमेंट में इस वाले एंटी नोड का पावर 0 है। तो इसका मतलब अगर इसका हर एक मोमेंट में पावर 0, तो इसका मतलब एनर्जी जो है यहाँ से इस तरफ भी नहीं आ सकती। मतलब एक लूप के अंदर भी एनर्जी का ट्रांसमिशन नोड टू एंटी नोड होता है, फिर नोड टू एंटी नोड। इधर वाला एनर्जी इधर नहीं आ सकता, इधर वाला एनर्जी इधर नहीं आ सकता। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। एनर्जी का ट्रांसमिशन इसके नोड एंटी नोड के बियॉन्ड भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरे बात?
तो एनर्जी का ट्रांसमिशन जो होता है वो असल में नोड से एंटी नोड के बीच में ही होता है, समझ रहे हो? ठीक है, ओके। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, क्वेश्चन आया था कि एक लूप का टोटल एनर्जी बताइए। तो एक लूप का जो टोटल एनर्जी होगा, मुझे लगता है आप जब सभी पार्टिकल्स, ध्यान से सुनिएगा, एक लूप की टोटल एनर्जी बताइए। तो एक लूप का टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, जब सभी पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे होगा तो सभी के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो सभी के पास काइनेटिक एनर्जी होगा तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाओ, एक छोटा सा एलिमेंट लो dx। तो इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा काइनेटिक एनर्जी लिख लोगे तो क्या लिखोगे? हाफ ऑफ dm इंटू vp का स्क्वायर। इस dm की वैल्यू क्यों लिख लोगे? म्यू इंटू dx। तो ध्यान से देखिए, vp असल में आपको, vp क्या है? vp को अगर लिखोगे तो अगर एसएचएम की इक्वेशन से लिखोगे तो एसएचएम की इक्वेशन के हिसाब से ये क्या आ जाएगा? अगर तुम ध्यान से सोचो तो एसएचएम की इक्वेशन से क्या आ जाएगा? अगर तुम ध्यान से सोचो तो इसका जो मीन पोजीशन पे अभी सभी पार्टिकल, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ए ओमेगा। लेकिन ओमेगा ए जो है सबका अलग अलग है। तो ध्यान से देखिए, vp लिख सकते हैं 2a sin kx इनटू ओमेगा। ध्यान से देखिए, यही तो हो जाएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना भैया। तो जब सभी पार्टिकल मीन पोजीशंस पे होगा तो सभी का वेलोसिटी जो होगा, हाँ, इससे चेंज नहीं होगा, इस केस में चेंज नहीं होगा एनर्जी। हाँ, चेंज होगा ना टोटल एनर्जी। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, अगर नोड से एंटी नोड के बीच में एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा तो यहां से यहां तक के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो हर एक पार्टिकल का टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है वो जो चेंज हो रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक पूरे लूप का, पहले जो बता रहा हूँ वो सुन लो। एक अगर पूरे लूप का एनर्जी निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जब सारे पार्टिकल्स के पास, अगर सभी पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे हैं तो इसका मतलब है सभी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस समय आप एनर्जी निकाल लीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगा एक लूप में टोटल एनर्जी कितनी है। तो इस समय जो सारे पार्टिकल्स उसके पास क्या होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। वही एनर्जी जो अगर तुम देखो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे चल जाएगी वो किसके रूप में चली जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। अब अगर इसमें भी आप ये नहीं बोल सकते कि इस पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट है, मैं बोल सकता हूं ओवरऑल एक लूप का एनर्जी कांस्टेंट है, ना कि एक पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट है। तो मैं पूरे लूप का, जब काइनेटिक्स हर एक पार्टिकल के लूप का, अगर हर एक लूप के हर एक पार्टिकल का इस मोमेंट में अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल तो सिंपल सी बात आप बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी ऑफ द लूप आप निकाल सकते हो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट है, नहीं भैया, ये अपने बगल वाले को ट्रांसफर तो कर रहा है लेकिन ओवरऑल इसका एनर्जी कांस्टेंट है। तो मैं इसका vp लिख दूंगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, dm की जगह dx आएगा और x की वैल्यू 0 से लैम्डा तक पुट कर दीजिए। x को कहाँ तक इंटीग्रेट कीजिएगा? इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा 0 से लेकर लैम्डा तक। तो एक लूप का टोटल एनर्जी आपको पता चल जाएगा। वो आपने कहाँ से निकाला? जब सभी पार्टिकल्स मीन पोजीशंस पे होंगे तो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक है, चलिए अब एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, ये बात आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। एनर्जी का जब आपका सभी पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशंस पे होते हैं, तो ध्यान से सुनना, जब सभी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशंस पे होते हैं तो आपका एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, नोड से एंटी नोड की ओर होता है, नोड से एंटी नोड की ओर होता है। सभी पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो एनर्जी का फ्लो नोड से एंटी नोड की ओर होता है। वही जब सारे पार्टिकल्स, एक बार ध्यान से सुनिएगा, सारे पार्टिकल जब अपने मीन पोजीशंस पे होते हैं तो ध्यान से देखना, तुम खुद सोचना, सबसे ज्यादा एनर्जी किस वाले पार्टिकल्स के पास होगी? यहाँ की रस्सी सबसे ज्यादा मुड़ी होगी। अगर तुम ध्यान से देखो, इस वाला पार्ट का जो रस्सी है ये थोड़ा कम मुड़ा होगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगा, और यहाँ के पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है एनर्जी इस ओर से इस ओर आएगी। लेकिन अगर जब आप यहाँ पे बात करो तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस पार्टिकल के पास होगी? जो आपका नोड पे होगा, एंटी नोड पे होगा जो पार्टिकल, उसी के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि तुम खुद सोचना कि इस वाले पार्टिकल को 2a डिस्टेंस तक जाना है और इस वाले कोई भी पार्टिकल है सभी को 2a से तो कम में जाना है, तो इस वाले पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होगा वो किधर होगा? इस केस में इस ओर से इस ओर, मतलब एंटी नोड से नोड की ओर होगी।
मतलब जब रस्सी पूरी तरीके से अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एनर्जी का ट्रांसमिशन इस ओर से मतलब कि नोड से एंटी नोड होगी, लेकिन जब रस्सी सीधी होगी उस समय एनर्जी का ट्रांसमिशन नोड एंटी नोड से नोड की ओर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, वही एनर्जी इधर से इस तरफ की ओर जाएगी, इस तरफ की ओर जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इन सब पार्टिकल्स के पास है कंपेयर टू दिस। और इसको 2a डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो सिंपल सी बात है, इसको एनर्जी चाहिए ना भाई। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना था और यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना ही था, तो सिंपल सी बात है इसको एनर्जी चाहिए ना भाई यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। एनर्जी चाहिए अगर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो लॉजिकल बात है इसको एनर्जी कौन देगा, इन सब पार्टिकल्स देंगे जो कि ज्यादा मुड़ चुकी है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी का ट्रांसमिशन इस ओर से इस ओर होता है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको निकालिएगा जरूर। इसकी जो वैल्यू आती है ध्यान से देखिएगा, एक लूप की जो टोटल एनर्जी आती है उसकी वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, वो होती है a² ओमेगा² इंटू लैम्डा मी। ये निकाल के देखिएगा कि टोटल एनर्जी ऑफ अ लूप ऑफ ए स्टैंडिंग वेव वो इतनी आती है। मैं नॉर्मल वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी ऑफ अ वेव ये आपकी आती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब दो चीज होती है। अब आपका कॉन्सेप्ट आता है, मान लो कि एक रस्सी है हार्मोनिक, और वो क्या होता है अगर आपको याद होगा फर्स्ट हार्मोनिक ओवरटोन क्या होता है रस्सी के केस में, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि हार्मोनिक क्या होता है। अगर तुम समझो कि एक रस्सी, अगर आप इसके अंदर क्या करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, कि अगर एक ही वेव, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब इसमें एक ही पल्स बन रहे हो, आपने क्या किया इसको बीच से खींचा छोड़ दिया तो एक ही पल्स बनेगा और जिससे जो वेव बनेगी वो स्टैंडिंग वेव की तरह बनेगी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ध्यान से देखो यही रस्सी L लेंथ की है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि इसमें दो जो लूप बने वो कुछ इस तरीके से आपको दिखे, एक मिनट, तो वो कुछ आपको ऐसे करके दिखे, दो लूप बने और इस तरीके से दिखे, दो लूप बने और इस तरीके से आपको दिखे। ध्यान से देखिएगा, दो लूप बने इस तरीके से दिखे। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इस केस में देखो तो इसकी वेवलेंथ क्या है, ये आपका होता है λ/2। समझ रहे हो मेरी बात को, λ/2। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या, यहाँ से आप बोल सकते हो L = λ/2। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको चलो λ1 मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं λ1, इसको λ1। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो ना ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक ही लूप बने, दो लूप बन जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, उसके बाद 3 लूप बने, 4 लूप बने, अरे बनेगा तो पूरा का पूरा लूप ही बनेगा। क्यों, खुद सोचना, अगर रस्सी दो एंड्स में फिक्स है तो उसका मतलब है ये वाला एंड और ये वाला जो एंड है ये हमेशा रुका हुआ रहेगा। अगर रस्सी को तुमने बांध दिया दीवार से, तो दीवार के साथ जो पॉइंट चिपका हुआ है, जिस पॉइंट को तुमने बांधा है वो तो हमेशा रुका हुआ रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब ये दोनों एंड्स जो है, ये दोनों एंड्स नोड की तरह बिहेव करेगा हमेशा, ये हमेशा नोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए जितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है उन सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, तो दीवार का ये वाला एंड्स हमेशा नोड की तरह बिहेव करेगा। तो दो नोड्स के बीच में कितनी भी लूप डाल दो, तो हो सकता है कि एक ही लूप आप बना दो, इसके बीच में आप 2 लूप बना दो, 3 लूप बना दो, 4 लूप बना दो, 5 लूप बना दो। समझ रहे हो मेरी बात को, इस तरीके से हम लोग बात सकते हैं कि दो फिक्स एंड जो है वो हमेशा नोड की तरह बिहेव करते हैं। ये याद रखिएगा, दो फिक्स एंड जो है वो हमेशा नोड की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर एक ध्यान से देखो तो इसको आप ये लिख सकते हो, और यहाँ क्या लिखोगे, L = ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा लैम्डा हो जाएगा, L = λ2। तो यहाँ से देखिए λ1 की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिए 2L, और यहाँ से λ2 की वैल्यू आ जाएगी L। मतलब ये दोनों अलग अलग प्रकार की वेव है, एक तरीके से सोचा जाए तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार की वेव है, लेकिन इनके लैम्डा के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है, इनके लैम्डा के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है। अब इसी तरीके से आप चाहते तो 3 लूप बना लेते, अगर आप चाहते तो 3 लूप बना लेते, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए ये दोनों एंड्स जो हैं ये असल में नोड की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ क्या लिखते, एक लूप की जो लेंथ है वो λ/2 है और 3 है, तो मतलब 3 × λ/2। ध्यान से देखो 3 × λ/2 = L। यानी इसी तरीके से अगर आप n लूप इंट्रोड्यूस करवा दिए होते, ध्यान से देखो इसके बीच में कितना n लूप इंट्रोड्यूस करवा दिए होते, तो मैं बोल सकता था n × λ/2 = L।
मतलब आप इस तरीके से एक जनरल जो आप लिख सकते हो वो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक लूप की लेंथ जो होती है लैम्डा बाई 2 होती है, तो मैंने अगर इन दोनों फिक्स एंड के बीच में एन लूप इंट्रोड्यूस करवाया है तो ध्यान से देखिए कि हम लिख सकते हैं एन इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। अरे लेंथ तो वही रहेगी ना सी की। सर जैसे हम दो एंड्स को फिक्स कर देते हैं तो नीचे से नीचे करते हैं तो स्टैंडिंग वेव बनता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, आप इसको ऐसे खींच दो। और खींचने का तरीका भी होता है, आप इसको मिड से खींचो, हो सकता है आप यहाँ से खींच दो, यहाँ से खींच दो, तो वो तरीका होता है। उस तरीके के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, आप ये समझो कि किसी भी तरीके से इसको खींचा तो इस तरह की स्टैंडिंग वेव बन रही है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक, ये हुआ कि इतने तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हार्मोनिक और ओवरटोन का। हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है और ओवरटोन क्या होता है समझना। अगर यहाँ पे आपको लैम्डा पता चल चुका है, क्या इसमें कुछ वेव की वेलोसिटी रही होगी, उस वेव की वेलोसिटी को हम लोग बोल सकते हैं टी बाई म्यू। अगर तुम ध्यान से देखो वेव की वेलोसिटी इसमें भी टी बाई म्यू रही होगी, इसमें भी टी बाई म्यू रहेगी। होता क्या है असल में, होता क्या, जैसे आप इसको खींचते हो एक पल्स जनरेट किए, एक वेव बनी, वो गई, इससे टकराई, वापस आई, और फिर जाके क्या होता है इस तरीके से वापस आती है। तो क्या होता है, एक वेव गई, टकराई, तो तुमको पता है उसका रिफ्लेक्शन के बाद उसका वेव का इक्वेशन क्या होगा, जस्ट ऐसे हो जाएगा। और फिर जो ये एक नई वेव आ रही है ये इससे मिल जाती है, तो क्या होता है एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो, वेलोसिटी को आप लिखते हो क्या, वेलोसिटी को लिखते हो फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो ध्यान से आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस केस के लिए, इस छोटे से केस के लिए जो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूँ जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आए। 3 वाले केस लेके बनाता हूँ, 3 केस ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस केस का जो लैम्डा हो जाएगा वो 2l के बराबर हो जाएगा, और इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2l इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू हो जाएगा। ये लेंथ आपको l दे रखी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे कम जो फंडामेंटल है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मतलब जो सबसे कम की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्यों? फंडामेंटल मतलब क्या है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, फंडामेंटल का मतलब यही होगी। अब इसमें क्या हो सकता था, 2 लूप बन जाता, 2 लूप बनता। तो ध्यान से देखो इसको हम कैसे करके दिखा सकते थे, इसको हम लोग बोल सकते 2 लूप इस तरीके से बन सकते थे। अगर 2 लूप ऐसे बनते तो बताइए लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, इसको हम लैम्डा 1 मान लें सपोज करो, इसको लैम्डा 2 की वैल्यू क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, तो आप लिखते हो लैम्डा 2 इज इक्वल टू है, यानी यहाँ का आप फ्रीक्वेंसी लिखते हैं f2, तो इसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देखिए, अरे भाई 2l होता है, सॉरी यहाँ पे 2l होता है ना, यहाँ पे लैम्डा अगर आप तुम ध्यान से देखो तो यहाँ होते लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू l, तो लैम्डा की वैल्यू 2l होगी। तो फ्रीक्वेंसी को लिखते हो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है 2l, तो इतना आ जाता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिखते हो तो यहाँ लिखते 1/l इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन ही बोलते हैं ना, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। अब सेकेंड हार्मोनिक का क्या मतलब होता है, देखो हार्मोनिक का ये समझो, हार्मोनिक का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कितना टाइम्स फ्रीक्वेंसी यहाँ ज्यादा है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी था 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू, और यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी 1/l अंडर रूट टी बाई म्यू, तो इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स है। तो मतलब ये हो गया सेकेंड हार्मोनिक, मतलब फंडामेंटल के कितने टाइम्स है वो फ्रीक्वेंसी, वो होता है उतना हार्मोनिक। और ओवरटोन का क्या मतलब है, कितनी लूप एक्स्ट्रा है। अगर तुम यहाँ पे देखो एक लूप है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लूप आ गई तो फर्स्ट ओवरटोन आ गया। जितनी एक्स्ट्रा लूप बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे कितना, उतना ओवरटोन।
एक मिनट। ला दिया नाश्ता, नाश्ता लाया बुलाया था वाइट वाला उसमें से दो किलो। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अब इसी तरीके से आप क्या करो, इसमें आप एन लूप बना लो। इस तरीके से एन लूप है, कितने लूप है? इसमें कितने बना दो? एन लूप बना दो। इसमें कितने लूप बनाओ? एन लूप। तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, एन इंटू लैम्डा बाई टू, एक लूप की लेंथ लैम्डा बाई टू, ये जो कस टू है। अब कई लोग बोलेंगे सर आप यहाँ भी इसको लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, इस तरीके से इसको एन लैम्डा मान लो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एन इंटू लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू है। तो देख लीजिए यहाँ लैम्डा की वैल्यू आ गई 2l बाई एम। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो निकालिएगा वो आपका कितना आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो, एन इंटू 2l अंडर रूट टी बाई म्यू। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये मुझे लगता है nth हार्मोनिक होगा, nth हार्मोनिक, और मुझे लगता है n-1 ओवरटोन होगा। क्यों होगा, ध्यान से सोचो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी हमारी 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू, उसके n टाइम्स है, तो मतलब n हार्मोनिक। और अगर देखिए पहले वाले फंडामेंटल में मेरे पास एक लूप था, उससे n-1 ज्यादा लूप है, तो यानी n-1 ओवरटोन। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस उसमें और कुछ है नहीं, इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से आपको फ्री एंड दिया रहता है। जैसे मान लो कि एक एंड फिक्स कर दिया होता, अगर मान लो एक एंड फिक्स कर दिया होता और एक एंड फ्री रहता, तो तुम एक बार बताओ, ये तो आपका नोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो फ्री एंड है ये एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब ये आप खुद से करोगे। सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये नोड बन जाए और ये एंटी नोड बन जाए। दूसरी भी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी इसके पास कि एक पूरा का पूरा नोड बने और दूसरा एंटी नोड बन जाए, ये हो जाए। और सबसे लास्ट वाली क्या पॉसिबिलिटी होगी, इस तरीके से एन लूप बन जाए और आपका यहाँ पे एक एंटी नोड बने। समझ रहे हो? तो इसके लिए आप निकाल के देखिएगा, फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, फर्स्ट ओवरटोन आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सब सारी चीजें आप निकाल के देखिएगा। इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इस केस की फ्रीक्वेंसी मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, 1/4 इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू। इस वाले केस के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले केस के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी 3/4l अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, nth के लिए क्या आ जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो nth के लिए क्या आएगी, nth के लिए जो आएगी वो आपकी आ जाएगी, अगर इस तरीके से देखो एन लूप बन रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका एंटी नोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये आपका जाएगा, यहाँ का फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो आएगा 2n+1 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आएगा 4l अंडर रूट टी बाई म्यू। इसकी फ्रीक्वेंसी nth फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो इतनी आ जाएगी। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कौन सा हार्मोनिक है, ये अगर फर्स्ट हार्मोनिक, अगर तुम इसको बोलोगे, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, क्योंकि ये फंडामेंटल है ना, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है, और फंडामेंटल का कितना टाइम से वो हार्मोनिक कहलाता है। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये फंडामेंटल के थ्री टाइम्स ज्यादा है, तो मतलब ये बोल सकते हो थर्ड हार्मोनिक। मतलब इस केस में आपका सेकेंड हार्मोनिक पॉसिबल है ही नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल आपका ये है, क्योंकि सबसे कम पॉसिबिलिटी इसी फ्रीक्वेंसी की है, इसका ये 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक हो गया। और इसका तुम देख लो 2n+1 टाइम्स है, तो ये कितना हो गया, अगर तुम ध्यान से देखो तो 2n+1 हार्मोनिक। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सर आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, देखो ना, ये आपका λ/2 है, तो इसका डिस्टेंस क्या लिखोगे, n λ/2 प्लस λ/4 इज इक्वल्स टू l, यही तो लिखोगे ना। ध्यान से देखो तो ऐसे ही लिखोगे,
एल लैम्डा बाई टू, एल लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे हैं मेरी बात को? इससे निकाल के देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखिएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा ये सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इस तरीके से। अब सोनोमीटर क्या होता है, अब समझना मेरे लिए। तो सोनोमीटर एक डिवाइस होता है। सोनोमीटर में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप क्या करते हो, इस तरीके से आपका वायर्स लगा रहता है, इसमें आप लोग क्या करते हो, अगर आपको याद होगा, इस तरीके से कुछ वेट लटका देते हो और उसमें कुछ ब्रिजेस होते हैं। ब्रिजेस का मतलब इस तरीके से हम लोग फिक्स कर देते हैं, और ये जो है हम इसकी पोजिशंस को भी आगे पीछे करते हैं। अब सोनोमीटर में क्या होता है, स्टैंडिंग वेव का हम फॉर्मेशन करते हैं, और इसका जो लोकेशन है ना, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। मान लो इसकी लेंथ L1 थी, जैसे इसी केस में इसकी लेंथ L थी। अगर मैं इसको बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, या ऐसे करके समझो कि दो फिक्स एंड वाला है, इसकी लेंथ को बड़ा छोटा करना था तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दीवार तोड़ के इधर उधर करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक परमानेंट कुछ चीजें मुझे दिखे, तो मैं क्या करूंगा कि आपका कि इस तरीके ब्रिजेस लेता हूँ। ये जो ब्रिजेस है ना, ये आपका फिक्स किसके तरह बिहेव करते हैं, नोड की तरह बिहेव करते हैं। ये वाला नोड की तरह बिहेव करते हैं, और उसके साथ साथ आप इसकी पोजिशंस को आगे पीछे भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप मास की वैल्यू को चेंज करके इस वायर में जो है, या रस्सी में बोल दो, आप टेंशन की वैल्यू बढ़ा घटा भी सकते हो। तो बढ़ा घटा सकते हो, तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता था, अगर तुम याद करो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता था 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। अगर तुम ध्यान से देखो, रस्सी का तो म्यू तो सेम रहा, लेकिन लेंथ को आप बढ़ा घटा सकते हो, और मास को बढ़ा घटा करके इसका टेंशन भी बढ़ा घटा सकते हो। तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो जितने भी आपका गिटार उतार ये सब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड करते हैं। जैसे आप जैसे याद होगा, गिटार में क्या होता है, हाथ जहाँ पे हाथ को आप प्रेस करते हो ना, वो पॉइंट नोड की तरह बिहेव करता है। तो आपने देखा होगा कि बड़ा डी छोटा डी इस तरीके से बनाया जाता है ना। तो यहाँ से किया तो अलग तरह का स्टैंडिंग वेव बनाया, फिर यहाँ पे इस तरीके से किया तो अलग तरह की वेव बनी। इसको फिर आगे पकड़ते, याद होगा, जो लोग गिटार चलाते हैं उनको पता होगा कि कहाँ कहाँ हम लोग हाथ डालते हैं। तो उस तरीके से आपका क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव अलग अलग लेंथ की वायर बनती है। तो आपको याद होगा, गिटार में ऐसे से करके वायर्स होती हैं। कभी आप यहाँ पे इसको पकड़ते, यहाँ से आपने किया, फिर आपने यहाँ पे हाथ रखा, इस तरीके से आपका अलग अलग लेंथ की वायर बनती जाती है, और स्टैंडिंग वेव अलग तरह का बनती है। और साथ साथ आपको साउंड भी अलग अलग का दिखाई देता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी आगे चल के जब मैं आपको साउंड वेव पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे ये सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा सोनोमीटर। सोनोमीटर के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो, सोनोमीटर इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया, ये असल में क्या है, टू फिक्स एंड वाला ही तो है, टू फिक्स एंड्स वाला ही तो केस है। उसी के बेस पे हम लोगों ने ये कर। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। वैसे आप लोगों का पूरा ये खत्म हो चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है वेव ऑन स्ट्रिंग। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग साउंड वेव स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। कोई डाउट आए तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, मैं आपको यही बोलूँगा। कल जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा साउंड वेव, तो जो आपको दिक्कत है स्टैंडिंग वेव में या इस वाले में जो भी दिक्कत है, और जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक किया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग। थैंक यू।